साथियों, आज आपके इस लॉन्ग मार्च के 12वें दिन मैं आपके बीच यहाँ आया हूँ और मैं मन बना करके तो ये आया था कि अगर ये लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता है और जरूरत होगी तो मैं शाम का अपना टिकट कैंसिल करा करके आपके साथ आगे रहूंगा। लेकिन इन 12 दिनों में आपने जो ताकत दिखाई है, उस ताकत के आगे सरकार झुकने की तरफ दिख रही है। और पिछले 2 दिनों से आपके नेताओं के साथ राज्य सरकार वार्ता में है। अभी भी प्रतिनिधिमंडल वार्ता में गया हुआ है और शायद जल्द ही वो आपके बीच कोई खबर लेकर के आएंगे। तो जब मैं ये परसों देख रहा था, साथियों से बात हुई, काकुस्ते जी से, किशोर धमाले जी ने बताया कि सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। और बाद में जब काकुस्ते जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि किशोर के साथ एक प्रतिनिधिमंडल आपका नागपुर वार्ता के लिए गया है। तो मुझे एक क्रांतिकारी कवि, जिनका नाम आप में से कई साथियों ने सुना होगा, भोजपुर का जो नक्सलवाड़ी का किसान आंदोलन है, जो आज भाकपा माले के रूप में पूरे देश भर में एक बड़ी ताकत बना है, उस आंदोलन के एक क्रांतिकारी कवि थे गोरख पांडे। और गोरख पांडे ने एक गीत लिखा था भोजपुरी में, जनता की चले पलटनिया, हिले रे झकझोर दुनिया। यानी कि जनता की पलटन जब चलती है, जनता की फौज जब सड़कों पर फौज बन करके उतरती है, जब गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित जब अपने हक अधिकार के लिए एक बड़ी सेना बन करके सड़कों पर उतरते हैं, तो सारी धरती हिलने लगती है। और आपका जो नंदुरबार से जो मार्च था, यहाँ पहुंचते पहुंचते तक दिल्ली की धरती तो अभी नहीं हिली है, लेकिन मुंबई की, नागपुर की धरती हिल गई है। ये आपके इस मार्च ने, आपकी इस पलटन ने बता दिया है। तो इसलिए ये जो सामने बैठी है, ये क्रांतिकारी कवि गोरख पांडे की जनता की पलटनिया है, जिस पलटनिया के आगे हर सत्ता को झुकना पड़ेगा। हर सत्ता को जो है उसके आगे अपना सर जो है झुकाना पड़ेगा। हम आपसे ये कहने आए हैं कि आज आपकी जो मांगे हैं, जिन सवालों को लेकर के आपने ये लॉन्ग मार्च शुरू किया, एक तो आप जानिए कि यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में आदिवासियों के एक मजबूत राजनीतिक दखल का आपने जो है आज अपने इस मार्च के जरिए आगाज किया है। आप लोगों ने अपनी एक बड़ी राजनीतिक ताकत, अपनी एक बड़ी राजनीतिक संकल्प शक्ति जो है लोगों को दिखाई है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम बिरसा मुंडा के वारिस हैं, हम मामा टांटिया के वारिस हैं, हम भगत सिंह के वारिस हैं। और जब हम अंग्रेजों से नहीं झुके, तो तुम काले अंग्रेजों के आगे भी हम नहीं झुकेंगे। हमने अंग्रेजों को अपने इलाकों में दखल नहीं करने दिया। हमारे पुरखों ने अपनी जिंदगियां दी, लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आदिवासी इलाकों में, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, बंगाल हो, उत्तर पूर्व के तमाम राज्य हों, आदिवासी इलाकों में अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़ गए, लेकिन वो आदिवासी इलाकों पर अपनी हुकूमत पूरी तरीके से कायम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पुरखों ने ये बता दिया था कि अपनी जमीन, अपनी नदियां, अपने जंगल पर तुम अंग्रेजों को हुकूमत नहीं करने देंगे। ये हमारी पुरखों की जमीनें हैं,
हमारी पुरखों की अमानत हमारे पास है, इसको हम नहीं खोएंगे। लेकिन आपने देखा पिछले दौर में भी, अगर आप पुराने इतिहास को देखें, अभी जब हमारा मार्च आ रहा था, साथियों ने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर राजा बलि का एकमात्र मंदिर रास्ते में पड़ा था। राजा बलि का एक ही मंदिर है और कहीं मंदिर नहीं है। और राजा बलि को आप क्यों मानते हैं? राजा बलि को लेकर के आपके अंदर क्यों बातें हैं? क्योंकि राजा बलि के साथ जब उनका राज था, आपकी मान्यताएं हैं कि भाई उस समय आदिवासी इलाके धन धान्य से भरपूर थे, खुशहाल थे, लेकिन उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ। और वो धोखा किसने किया? एक बहुरूपिये ने किया। वो बहुरूपिया कौन था? जिसको हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा देवता, बहुत बड़ा ईश्वर माना जाता है, विष्णु, जिसने जो है 52 उंगली के ब्राह्मण का जो है अपना एक रूप रख करके राजा बलि को छला। उसको कहा कि तुम तो बड़े दानी हो और मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, तुम्हारे पास दान लेने आया हूँ। और जब उन्होंने कहा कि कहो ब्राह्मण, तुमको क्या दान चाहिए? उसने कहा मुझे 3 कदम जमीन चाहिए और कुछ नहीं, जो कथाओं में है। और वो 3 कदम जमीन, उन्होंने कहा 3 कदम जमीन क्यों ब्राह्मण? आप जो है हमसे धन लीजिए, पैसा लीजिए, जेवर लीजिए, ज्यादा जमीन मांगिए। उसने कहा बस 3 कदम जमीन चाहिए मुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई जेवर नहीं। और जब उसने कदम नापे तो एक कदम में, कथा में है कि एक कदम में धरती नाप दी, एक कदम में आकाश नाप दिया। और अब बोला तीसरा कदम राजा मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा महाराज अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरे सिर में रखो। और राजा बलि के सिर में रखा और उसको पाताल पहुंचा दिया और इस तरीके से उसके राज पर, उसके इलाके पर कब्जा किया। तो ये एक नया विष्णु आ रहा है, बहुरूपिया फिर हमारे बीच, जो कभी कहता है मैं चाय वाला हूँ, जो कभी कहता है मैं पिछड़े का बेटा हूँ, जो कभी कहता है मैं गरीब का बेटा हूँ। और वो क्या कर रहा है? वो भी आज हमारी जमीनों को छीनने का काम कर रहा है, हमारे जंगलों पर कब्जा करने का काम कर रहा है, हमारी नदियों को कब्जा कर रहा है, हमारे राष्ट्र की सारी संपत्तियों को नीलाम कर रहा है। आज जब हम कह रहे हैं कि वनाधिकार कानून जो बना था, वो वनाधिकार कानून कैसे बना? इसी लाल झंडे की ताकत ने, जिस लाल झंडे को लेकर के आप सड़कें नाप रहे हैं, इसी लाल झंडे की ताकत ने लड़ करके यूपीए की सरकार में जो है मनरेगा कानून बनवाया था। उसी सरकार में वनाधिकार कानून 2006 बनाया था और जिस वनाधिकार कानून में तमाम आदिवासियों को उनकी जमीनों का जो है मालिकाना हक देने की बात थी। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये बहुरूपिया क्या कर रहा है? इसने वन कानून में बदलाव कर दिए हैं। ये वन कानून को और बदल रहे हैं। 1917 का जो वन कानून था उसमें बदलाव का पूरा प्रारूप बना करके रखा हुआ है और जिस दिन वो लागू हो जाएगा उस दिन वनाधिकार कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा। वनाधिकार कानून खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को, गरीबों को, मजदूरों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाएगा। और सरकार कह रही है, उसमें प्रावधान है कि गरीब को तो एक गट्ठर लकड़ी लाने का, जमीन तो छोड़ दीजिए, जंगल से एक गट्ठर लकड़ी लाने का हक नहीं होगा, जंगल में अपनी गाय बकरी चराने का हक नहीं होगा, जंगल से घास फूस लाने का हक नहीं होगा, जंगल में रहने का हक नहीं होगा। ये जो है उसमें है। लेकिन उस जंगल का क्या होगा? फिर गरीब को बाहर निकाल करके, आदिवासियों को बाहर निकाल करके वो कह रहे हैं हम जंगल को 2 भागों में बांटेंगे। एक रहेगा सरकारी जंगल और दूसरा रहेगा इस देश के बड़े पूंजीपतियों का जंगल। इस देश के बड़े पूंजीपतियों को जैसे इन्होंने हवाई अड्डे दे दिए, रेलवे स्टेशन दे दिए, एयर जो है हमारे बंदरगाह दे दिए, हमारी कोयला खाने दे दी हैं, हमारे तमाम उद्योग, तमाम जो है सार्वजनिक संस्थान दे दिए हैं, कौड़ियों के भाव
उसी तरीके से ये सरकार कह रही है हम अब आधे जंगल पूंजीपतियों को देंगे, अडानी अंबानी को देंगे, हमको तो लकड़ी, सूखी लकड़ी और घास फूस लेने का हक नहीं रहेगा, लेकिन उनको ये हक होगा कि वो वहाँ कुछ भी पैदा करें और कुछ भी बेचें, इसका हक उनको पूरा रहेगा। ये नए वन कानून में ये जो नया बहुरूपिया आया है, ये जो राजा बलि को छलने का एक कहानी आपके सामने मौजूद है, और ये दूसरा जीता जागता हमारे सामने नरेंद्र मोदी के रूप में, ये जो नए प्रधानमंत्री के रूप में, ये जो अडानी अंबानी का वजीर आया है, असली राजा तो अंबानी और अडानी है, ये तो उनका वजीर है, ये तो उनका जो है मंत्री है, ये जो है उनके लिए काम कर रहा है। ये साजिशें आने वाले समय में होने वाली हैं। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज हो सकता है राज्य सरकार अपने से संबंधित तमाम मांगों को आपकी माने, लेकिन हमारी ये लड़ाई खत्म नहीं होने जा रही है। इस देश के अंदर आने वाले समय में इस देश के आदिवासियों को, इस देश के मजदूरों को, इस देश के किसानों को एक बड़ी ताकत बनना होगा। इस देश के अंदर जो फिर से कंपनी राज लाया जा रहा है, अडानी अंबानी की कंपनी का राज, इस कंपनी राज के खिलाफ हमको लड़ना होगा। जैसे अंग्रेजों की कंपनी राज के खिलाफ जो है टंट्या मामा लड़े थे, जैसे बिरसा मुंडा लड़े थे, जैसे अन्य आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह और मजदूर विद्रोह के नायक लड़े थे, ऐसे ही आने वाले समय में हम सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए हमको तैयार रहना होगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आज देश के ऊपर जिस तरीके का संकट आ रहा है, जिस तरीके का जो है आर्थिक संकट, जिस तरीके की बेरोजगारी, किसानों मजदूरों पर जैसे हमले, किसानों के लिए आपने देखा, आप में से कई साथी किसान आंदोलन में दिल्ली के मोर्चे पर भी पहुंचे थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने खेती किसानी को कंपनियों के कब्जे में पहुंचाने की साजिश रची थी 3 कृषि कानून ला करके, इसी तरीके से इन्होंने हमारे बच्चे जो शहरों में जा रहे हैं रोजगार करने, बेरोजगारी की मार के चलते, उनके लिए भी क्या किया है कि पिछले 150 पौने 200 साल से जो हम लोगों ने, पूरे दुनिया के मजदूरों ने और भारत के मजदूरों ने लड़ करके जो अधिकार हासिल किए थे, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, 8 घंटे की ड्यूटी का अधिकार, पेंशन से लेकर के तमाम सुविधाओं का अधिकार, इस सरकार ने कंपनियों के हित में उन सारे अधिकारों को खत्म करके जो 44 श्रम कानून थे इस देश के अंदर, उन 44 श्रम कानूनों को खत्म करके ये सरकार 4 श्रम कोड ला रही है। अब न्यूनतम वेतन कानून खत्म हो जाएगा। अब 8 घंटे के बजाय 12 घंटे कंपनियां काम कराएंगी लोगों से। इस तरीके का कानून इस देश के अंदर आ रहा है। तो ये सरकार, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए वन कानूनों में बदलाव, आदिवासियों को गांव से खदेड़ने के लिए वन कानूनों में बदलाव, मजदूरों को जो सहूलियत मिलती थी, जो हक हकूक मिलते थे, उसको छीनने के लिए 4 श्रम कोड और किसानों की जमीन छीनने के लिए 3 कृषि बिल, ये सरकार के काम है। इसलिए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस सरकार को आने वाली 24 के चुनाव में इसको जो है भारत के अंदर कहीं से भी इसको बहुमत नहीं लाने देना है, इसको नहीं जीतने देना है। ये आदिवासियों पर हमले करने वाली सरकार है, ये जो है मजदूरों पर, किसानों पर हमला करने वाली सरकार है। और इसलिए हम लोगों को आने वाले समय में बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर के, मामा टांटिया से प्रेरणा लेकर के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इस देश को बचाना अगर है तो इस देश को अब सिर्फ इस देश का आदिवासी, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान बचा सकता है, और उनकी राजनीति करने वाली लाल झंडे की ताकतें बचा सकती है। इसके लिए लाल झंडे की ताकतों को मजबूत करना है। और आने वाले समय में इस देश के अंदर जो नई मुहिम चलने वाली है, कल को और इंडिया की जो विपक्षी दलों का एक साझा समूह बना है, उसकी भी कल बैठक होने वाली है।
वो भी आने वाले समय में क्या कार्यक्रम लेता है उस पर भी हम सब लोगों की नजर रहेगी। लेकिन जमीन पर बिना लड़े जिस तरीके का मार्च आपने आयोजित किया है, ये लॉन्ग मार्च आयोजित किया है, आपने जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को हिलाया है, आने वाले समय में देश भर में मजदूर किसानों को इस लाल झंडे को लेकर के, हरे झंडे को लेकर के पूरे देश की सरकार को हिलाने की तैयारी करनी है। और 24 में इस देश में बदलाव लाना है, इस देश की राजनीति की धारा को बदलना है। अगर 24 में ये नहीं बदला तो हमारी जमीन नहीं बचेगी। 24 में अगर ये नहीं बदले तो हमारे गांव नहीं बचेंगे, वहां सब अंबानी अडानी का कब्जा होगा। जैसे आप देख रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं कि झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, आदिवासी इलाकों के अंदर पूंजीपतियों को उनके गांव, उनके जंगल के जंगल कॉर्पोरेट घरानों को दे दिए गए हैं। और उन कॉर्पोरेट घरानों को बचाने के लिए, उनके खिलाफ कोई लड़ाई ना हो, आदिवासियों को दमन करने के लिए पूरा पुलिस और अर्धसैनिक बलों से उन इलाकों को भर दिया गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई को हम इसी रास्ते लड़ सकते हैं। आपने वो रास्ता दिखाया है कि ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो जनता की पलटन बनने का रास्ता है, यही रास्ता हमारी जमीन बचाएगा, हमारी खेती किसानी बचाएगा, हमारे गांव बचाएगा, हमारी नदियां, हमारे पहाड़ हमारे पास रहने देगा। और यही जो रास्ता है, यही रास्ता मजदूरों को उनके अधिकारों की रक्षा की तरफ ले जाएगा। इसलिए हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में इस लड़ाई को और तेज करेंगे। आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन। लाल सलाम, सत्य की जय हो।